दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का तथ्यपरक प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, राज्य वित्त आयोग, नगर निकाय, न्याय व्यवस्था, लोकायुक्त, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा महिला आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8। दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित करके वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को की गई थी, याद रखिएगा। और पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इसके अलावा आइए प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया था। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 बनाया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ और इसके द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किए गए। इसके बाद भी इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं। देखिए, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है और आप जानते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कुल 29 कार्यों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था है उसके स्वरूप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है, देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत, तो आप जानते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायतों का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारण इस तरह से किया जाता है सदस्यों का कि 1000 की जनसंख्या पर कम से कम 9 सदस्य, 1000 से अधिक किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य, 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या पर 13 सदस्य और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्यों के जो है ग्राम पंचायत सदस्यों के जो है नियुक्ति का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, इनका चयन जो है ग्राम पंचायतों का जो गठन है यथासंभव 1000 की आबादी पर किया गया है। तो ये हमारा पहला यानी ग्रास रूट जो लेवल है ग्राम पंचायत का। इसके ऊपर दोस्तों देखिए क्षेत्र पंचायत है।
पहले निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, और उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत या बीडीसी अपने यहाँ कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है और प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख और सदस्य होते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। और दोस्तों देखिए, जिला पंचायत जो है ये हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है, जिला पंचायत। और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। और दोस्तों, जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित की जाती है। तो ये आपने देखा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो स्वरूप या गठन है किस तरह से होता है। अब आइए देखते हैं ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में। दोस्तों देखिए, ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं उसमें ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों के कार्य देखता है। और देखिए, कार्य संपादन के लिए जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए। और किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है और 2 लगातार बैठकों के बीच में 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होता है। अब आइए देखते हैं ग्राम सभा की बैठकों के बारे में। दोस्तों, ग्राम सभा की जो बैठक होती है प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें प्रत्येक ग्राम सभा की होती हैं। पहली बैठक कब होती है? तो ये खरीफ की बैठक जो होती है, खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होती है। और दूसरी बैठक रबी की बैठक होती है जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होती है। तो ये ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें आवश्यक हैं। एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया, आइए समझते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। और इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो विशेष बैठक बुलाई जाती है उसमें कोरम या गणपूर्ति का होना आवश्यक है जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होगी। और अंतिम चरण ये है कि यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। तो ये दोस्तों ग्राम प्रधान को हटाने की पूरी प्रक्रिया है। अब आइए देखते हैं वर्तमान में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। देखिए, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायती राज पदाधिकारियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड और केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की स्थापना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन या भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, ये वर्तमान में दोस्तों पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं। अब आइए देखते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन पहली बार 1994 में किया गया था, याद रखिएगा। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया और राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में नगर निकायों को कुल विभाजित पूल का 60% और पंचायती राज संस्थाओं को 40% दिया जा रहा है। देखिए, 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्र है और इसका गठन 2015 में किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं।
और पंचायती राज संस्थाओं के जो है दोस्तों अंश से 20% जिला पंचायत, 10% क्षेत्र पंचायत और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20% जिला पंचायत, 10% क्षेत्र पंचायत और 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है। अब आइए इस पर आधारित कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवीनतम यानी 6वें पंचायत आम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुए थे। और दोस्तों ये चुनाव कुल 75 जिला पंचायतें, कुल 826 क्षेत्र पंचायत और 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए कराए गए थे। तो ये करंट डेटा आधारित है। 75 जिला पंचायत, कुल 826 क्षेत्र पंचायत और 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए जो उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट पंचायत चुनाव हैं वो कराए गए थे। उत्तर प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है और पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों नगर निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था जो है ये कब किया गया? तो नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 क के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक ये प्रावधान किए गए हैं। और दोस्तों नगर निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत 1916 में प्रारंभ हुआ था और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में अधिनियमित किया गया। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो देखिए, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत ये उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रमुख प्रकार रहे हैं। देखिए नगर निगम, तो दोस्तों नगर निगम में एक मेयर, एक डिप्टी मेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। और आप जानते हैं कि मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा होता है। सभासद में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत और पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र वाले लोकसभा और राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आते हैं। दूसरा नगर निकाय में नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है और नगर पालिका परिषद का जो मेयर होता है इसका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों नगर पालिका परिषद में इसका प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। मेयर के बारे में जो हमने जानकारी ली है, मेयर प्रति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और पद धारण करने की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये विशेष जानकारी मेयर के बारे में है। और तीसरा स्तर नगर पंचायत का है। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के 3 प्रकार हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं जो हमारे यहाँ राज्य में, तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से 1866 में सदर दीवानी अदालत के नाम स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में की गई थी। इसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और 1919 में इसका नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद किया गया।
दोस्तों अपने यहाँ जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में, उनकी स्वीकृत संख्या 160 है, जो देश के किसी अन्य उच्च न्यायालय से अधिक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। दोस्तों उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, लखनऊ बेंच के नाम से। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय की देख रेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालयों के बारे में। देखिए दोस्तों, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय, जिला तथा सत्र न्यायालय, इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन और लघु वाद न्यायालय, ये उच्च न्यायालय के देख रेख और निरीक्षण में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालयों की जानकारी रही। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, जो कि दो भागों में विभाजित है। पहला है उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और दूसरा उच्चतर न्यायिक सेवा। दोस्तों उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ, मजिस्ट्रेट और लघु वाद यानी स्मॉल केस न्यायाधीश आते हैं और उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल एंड सेशन जज, जिन्हें अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कहा जाता है, वो आते हैं। आगे आइए देखते हैं पारिवारिक न्यायालय या परिवार न्यायालय के बारे में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में एक एक और प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित हैं। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है, केवल वहीं पर की जा सकती है। यानी जो पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल हाई कोर्ट में की जा सकती है, उससे निचले न्यायालय में नहीं। आइए देखते हैं न्याय व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और दोस्तों देखिए, महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक जनपद में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषित वादों की सुनवाई के लिए जनपद लखनऊ में सीबीआई के 4 अतिरिक्त न्यायालय और जनपद गाजियाबाद में सीबीआई के 2 अतिरिक्त न्यायालय यानी कुल 6 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अलावा रासुका और गैंगस्टर एक्ट के अधीन की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है। अधीनस्थ न्यायालयों की क्षमता बढ़ाने और न्यायाधीशों के प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता देने के लिए प्रत्येक जनपद में एक कोर्ट मैनेजर और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2-2 तथा खंडपीठ लखनऊ में एक कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है। विचाराधीन मुकदमों की भारी संख्या को समाप्त करने और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से राज्य मुकदमा नीति तैयार की गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान या पूर्व सांसदों और विधायकों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विशेष एमपी एमएलए न्यायालय का गठन किया गया है और प्रदेश में प्रथम चरण में 23 जनपदों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है तथा 23 अन्य जनपदों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों, सहायक अभियोजन अधिकारियों, जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, आईआईएम लखनऊ, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ तथा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रशिक्षित किया जाता है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विवेचना के लिए मंडल स्तर पर अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में सृजित किए गए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आइए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के अनुच्छेद 39 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया और इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी नालसा एक्ट 1987 पारित किया गया।
इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। लोक अदालत या जो पब्लिक कोर्ट्स हैं दोस्तों, लोक अदालत के माध्यम से ये प्राधिकरण न्यायालय में और न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने और निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने की ओर अग्रसर हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 का जो कि नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, वहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के उपबंध की व्यवस्था की गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकायुक्त से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया और वर्ष 1975 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति प्रदान की गई। दोस्तों देखिए, लोकायुक्त की परिधि में ये जो महत्वपूर्ण है, लोकायुक्त की परिधि में न केवल मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधानमंडल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण आते हैं, वरन स्वयं शासी संस्थाएं, निगम और परिषदों के अध्यक्ष और कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों और अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोकायुक्त दोस्तों ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है और शिकायतों के अन्वेषण के उपरांत अपेक्षित कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजने का अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है। लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद, शिकायत और अभिकथन प्रस्तुत किए जाते हैं और लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण शिकायत के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद को अभिकथन कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, न्यायालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मियों तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। तो कौन कौन है? न्यायालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन, केंद्रीय सरकार का कोई प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल, सचिवालय के कर्मी और मुख्यमंत्री, इन सभी को लोकायुक्त की कार्य परिधि से बाहर रखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जो कि 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित करके 8 वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो वर्तमान में 8 वर्ष है और उत्तर प्रदेश में 3 उप लोकायुक्त हैं, शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्तों के बारे में। तो पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल रहे। इनका कार्यकाल 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 था। दूसरे न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन 10 जनवरी 1983 से 10 जनवरी 1989 तक। तीसरे लोकायुक्त दोस्तों न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल रहे 28 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1995 तक। चौथे लोकायुक्त न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह 9 फरवरी 1995 से 13 जनवरी 2000 तक और न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा ये 16 मार्च दोस्तों 2000 से 15 मार्च 2006 तक। और वर्तमान में देख सकते हैं जो 2006 से जनवरी 2016 तक का कार्यकाल रहा। इस समय न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा रहे उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त और 31 जनवरी 2016 से अब तक वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। आइए उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए अधिनियम 2019 में हुए संशोधन के तहत
इसके धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के तहत 3 वर्ष निर्धारित किया गया है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान थे, जिन्होंने 22 मार्च 2006 को पदभार ग्रहण किया और 9 जुलाई 2008 तक इस पद पर बने रहे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त जो होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इनका दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तथापि राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के पात्र होते हैं। और देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह हैं 6 फरवरी 2021 से। इनसे पूर्व जावेद उस्मानी 17 फरवरी 2015 से 16 फरवरी 2020 तक, और उनसे पूर्व रंजीत सिंह पंकज 30 जून 2009 से 29 जून 2014 तक इस पद पर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। जो महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उनको जानते हैं। देखिए दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। इसकी धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया है, याद रखिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 2019 में हुए संशोधनों के बाद अब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है, और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे, जो 10 अक्टूबर 2002 से 31 अगस्त 2006 तक इस पद पर रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम थे, जो कि 7 अप्रैल 2016 से 7 अगस्त 2020 तक रहे, और 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बालकृष्ण यादव को राज्य मानवाधिकार का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और उन्होंने 5 जून 2021 को पदभार ग्रहण किया है। तो वर्तमान में दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण हैं। राज्य महिला आयोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित वर्ष 2013 के अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया है, और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष बिमला बाथम 6 अगस्त 2018 से हैं। कानून व्यवस्था के बारे में देखते हैं। दोस्तों, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है 13 जनवरी 2020 से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता के लिए 1090 हेल्पलाइन सेवा 5 नवंबर 2021 से प्रारंभ की गई है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ गौतम बुद्ध नगर के अलावा कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली मार्च 2021 में लागू की गई है, और वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई है। पुलिस आयुक्त प्रणाली क्या है दोस्तों? इस प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को अपर पुलिस महानिदेशक यानी ADG स्तर के पुलिस आयुक्त कमिश्नर को सौंप दिया जाता है, जो कि उस जिले या शहर के निर्धारित क्षेत्र की एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख और कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्तमान में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। आगे आइए देखते हैं कारागार प्रशासन और सुधार से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण और सुधार के लिए विभिन्न श्रेणी की जो कारागार हैं उनकी संख्या 70 है। प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थापित है। कारागार में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय प्रदर्शन के लिए जेल डिपो अमीनाबाद लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों, प्रदेश में संचालित केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो 5 सेंट्रल कारागार हैं उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कारागार आगरा, इसकी स्थापना 1854 में किया गया और 1983 में इसे नए कैंपस में लाया गया। दूसरा केंद्रीय कारागार बरेली है, 1837 में स्थापित किया गया।
तीसरा केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, स्थापना 1968 में। और चौथा केंद्रीय कारागार प्रयागराज नैनी में है, इसकी स्थापना 1869 में। और पांचवा केंद्रीय कारागार वाराणसी में है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई। तो देखिए, प्रदेश में जो 5 केंद्रीय कारागार हैं, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, प्रयागराज और वाराणसी हैं। आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों के बारे में। वर्तमान में प्रदेश में 61 जिला कारागार, एक आदर्श कारागार लखनऊ, एक नारी बंदी निकेतन लखनऊ, 2 उप कारागार देवबंद और महोबा तथा एक किशोर सदन बरेली में क्रियाशील है। जिला कारागार अंबेडकर नगर का उद्घाटन 9 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अतिरिक्त श्रावस्ती, संत कबीर नगर और प्रयागराज में जिला कारागार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नारी बंदी निकेतन लखनऊ की स्थापना 1867 के अतिरिक्त अलीगढ़ तथा फैजाबाद अब अयोध्या में महिला कारागार स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक अवधि के सिद्ध दोष अल्पवयस्क बंदी जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, उनको 23 वर्ष की आयु तक किशोर सदन बरेली, जिसकी स्थापना 1887 में हुई है, इसको निरुद्ध किया जाता है। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय कारागार नैनी और 17 जिला कारागार परिसरों में पृथक अल्पवयस्क कारागार स्थापित हैं। पर्यवेक्षण और प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से प्रदेश के कारागारों को 6 कारागार परिक्षेत्र आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में विभाजित किया गया है। और देखिए, कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बंदियों को साक्षर किए जाने के लिए एक पढ़ाए एक तथा नया सवेरा कार्यक्रम सभी कारागारों में संचालित है। तो निरक्षर बंदियों के लिए उनको साक्षर करने के लिए एक पढ़ाए एक और नया सवेरा कार्यक्रम प्रदेश के सभी कारागारों में संचालित है। इसके अलावा आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल अनौरा लखनऊ में बनाया जा रहा है। अंतरिम व्यवस्था के रूप में पुलिस लाइन परिसर कल्ली, मोहनलालगंज, लखनऊ में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है। और वर्ष 1947 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन और अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। कालांतर में पेंशन अनुदान के लिए पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गई, जो 6 अगस्त 1975 से प्रभावी है। और लोकतंत्र रक्षकों, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वालों को सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016 में लाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आश्रितों को 20,176 रुपये प्रतिमाह पेंशन और लोकतंत्र रक्षक सेनानियों आश्रितों उनके पति पत्नी को 15,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद की स्थापना फरवरी 1973 में की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ की स्थापना 1976-77 में की गई थी। और प्रदेश के वृद्ध और निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के लिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न आयोगों और बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।